नमस्कार। श्रीमती मोहरी देविता पढ़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत रीतिकालीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को हम देख रहे हैं और ये प्रश्नोत्तर पाठ 1 आपका है। प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य कवि केशवदास जी की रामचंद्रिका महाकाव्य ये जो पाठ है इससे हम प्रश्नोत्तर देख रहे हैं और आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम देखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इससे विगत वाले वीडियो में हमने केशवदास जी हृदयहीन कवि थे या फिर केशवदास जी कठिन काव्य के प्रेत माने जाते हैं, ऐसे इस विषय पर हमने चर्चा की। इसका उत्तर तो प्यारे विद्यार्थियों आज का जो प्रश्न है वो है केशव के काव्य में संवाद योजना क्या है, कैसे उनकी संवाद योजना काव्य में दिखाई देती है। इस विषय पर एक निबंध लिखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और या फिर ये प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है, केशव की संवाद योजना बेजोड़ एवं सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है। यह प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है, केशव की संवाद योजना बेजोड़ एवं सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? उदाहरण विवेचना कीजिए। अथवा ये प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, रामचंद्रिका काव्य में केशव की संवाद योजना अद्वितीय है और इस कथन के आलोक में प्रकाश में रामचंद्रिका के संवाद सौष्ठव का विवेचन कीजिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि रामचंद्रिका काव्य की संवाद जो योजना है उसके बारे में आपको बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहले हम भूमिका के रूप में कुछ बता देते हैं। रामचंद्रिका महाकाव्य की केशवदास जी के द्वारा जो रचित है। केशवदास जी है वो महाकवि केशवदास जी रीतिकालीन कवियों के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, महाकवि केशवदास जी रीतिकालीन कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और उन्होंने अपने काव्य में नाटकीय शैली का संवाद जो है, नाटकीय शैली के संवादों का समावेश करके अपना अनुपम प्रतिभा और मौलिकता का परिचय दिया है। यानी नाटकीय शैली के संवाद, नाटकीय शैली के संवादों का प्रयोग इन्होंने किया है और जिससे ये अपनी प्रतिभा का अनुपम जो प्रतिभा है वो दिखाई देती है। इनकी अनुपम प्रतिभा मौलिकता का परिचय इन्होंने दिया है। तो नाटकीय शैली में संवाद है वो लिखे हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, संवाद योजना को हम रामचंद्रिका की महत्ता का मूल आधार कह सकते हैं। संवाद योजना के कारण ही रामचंद्रिका जो महाकाव्य इनका ये उसकी महत्ता बढ़ी है और यही उसका मूल आधार है। यानी संवाद योजना से रामचंद्रिका महाकाव्य की महत्ता का मूल आधार हम कह सकते हैं। रीतिकाल का अन्य कोई भी कवि काव्य जो रचना है वो इनके समकक्ष नहीं ठहरती। यानी रामचंद्रिका के समान सामने संवाद योजना में कोई नहीं टिकती। कि कवि आचार्य केशवदास जी के द्वारा जो संवाद योजना है, आचार्य केशवदास जी की जो संवाद योजना रामचंद्रिका में, उनके समकक्ष कोई भी रीतिकालीन जो और रचनाएं हैं उनकी संवाद योजना नहीं ठहरती। बहुत सुंदर योजना की है और केवल कथानक योजना मात्र से ही किसी काव्य की सौंदर्य वृद्धि नहीं हो सकती। केवल कथानक को लेकर के किसी भी काव्य की सुंदरता नहीं बढ़ाई जा सकती। उसमें जो उचित उसके विकास के लिए संवाद जो है उसका उत्कृष्ट स्तर पर प्रयोग होना आवश्यक है, वो अनिवार्य है। तो केवल कथानक की योजना मात्र से काव्य सौंदर्य नहीं बढ़ता, उसके साथ संवाद योजना भी जरूरी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बात बताई गई है। इस तथ्य को पाने के लिए या इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रामचंद्रिका जो महाकाव्य है उसके संवादों का अध्ययन करने से उनकी श्रेष्ठता सिद्ध हो जाती है। बहुत ही श्रेष्ठ जो है संवाद है वो लिखे हैं। आचार्य शुक्ल जी ने केशव की संवाद योजना के बारे में लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने केशवदास जी की संवाद योजना के बारे में लिखा है, बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं, अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो उन्होंने क्या कहा है कि रामचंद्रिका में केशव को, रामचंद्रिका में केशव को संवादों सबसे अधिक सफलता
केशव को सबसे अधिक सफलता संवादों में मिली है। रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता संवादों में मिली है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी केशवदास जी की रामचंद्रिका महाकाव्य के संवाद के बारे में कहते हैं इसी बात कि रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता संवादों के कारण मिली है। उसमें प्रारंभ से लेकर अंत तक सजीवता विद्यमान है। इनके संवादों में शुरू से लेकर के अंत तक सजीवता विद्यमान है। ऐसा लगता है इन संवादों को पढ़कर कि सजीव वो घटना घटित हो रही है, ये इनकी विशेषता है। तो इस प्रकार से प्रारंभ से लेकर अंत तक सजीवता विद्यमान है। इन संवादों के कारण एक और तो रोचकता बढ़ती है पाठक की, दूसरी ओर उनको आनंद की अनुभूति भी होती है। यानी जो अध्ययन करता है इस काव्य को तो उनकी एक तो रोचकता बढ़ती है, दूसरी ओर इसमें जो अध्येता है या फिर पाठक है उसके मन को अनुरंजना या फिर आनंद की प्राप्ति होती है। ये आप देख सकते हैं भूमिका में। और इनके द्वारा कवि ने अपने पात्रों की जो आंतरिक भावना है उनको भी मूल रूप से अभिव्यक्त किया है। और इनके जो पात्र हैं वो व्यक्तित्व के उद्घाटन के साथ साथ कथा विकास को पर्याप्त गति देते हैं। इनके जो पात्र संवाद योजना रामचंद्रिका महाकाव्य में जो पात्र हैं उन पात्रों के संवाद योजना के कारण व्यक्तित्व के उद्घाटन के साथ साथ उनके विकास को भी पर्याप्त गति मिलती है। यही कारण है कि उनका चरित्र चित्रण है वो करते समय पाठक को किसी प्रकार के असुविधा का अनुभव नहीं होता। पाठक है वो उनके पात्रों की चरित्र चित्रण को आसानी से समझ सकता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसके साथ साथ रामचंद्रिका की जो संवाद भावना है और कला पक्ष है, संवाद पक्ष या कला पक्ष है, इन दोनों ही दृष्टियों से उत्तम बन पड़े हैं। यानी रामचंद्रिका महाकाव्य में प्यारे विद्यार्थियों संवाद जो भावना है या संवाद जो पक्ष है और कला पक्ष है दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और उत्तम है। और जैसे ही पाठक पढ़ता है या अध्येता अध्ययन करता है तो उसकी मन स्थिति तुरंत प्रभावित हो जाती है। पढ़ते ही पढ़ने वाले पाठक के मन में जो प्रभाव इसका पड़ता है। केशवदास जी ने अपने संवादों को जीवंतता बनाए रखने के लिए उसमें वैविध्य गुण का विशेष समावेश किया है। और साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों केशवदास जी ने इस तथ्य से वो परिपूर्ण थे, अवगत थे, इस लक्ष्य को रख करके उन्होंने रामचंद्रिका काव्य में महाकाव्य में संवादों में भाव और कला दोनों की दृष्टि से विविधता का समावेश किया। रामचंद्रिका महाकाव्य में केशवदास जी ने भाव और कला पक्ष दोनों की विविधता का ध्यान रखा, इनका समावेश किया। और केशव ने अपनी काव्य कुशलता का, प्रतिभा का और अंतर्दृष्टि का परिचय उन्होंने दिया। रामचंद्रिका महाकाव्य का सृष्टि करके, निर्माण करके या रचना करके केशवदास जी ने अपनी कुशल काव्य प्रतिभा और अंतर्दृष्टि का परिचय उन्होंने दिया। अब देखिए रामचंद्रिका के संवाद, ये तो थी भूमिका की बात, आपको समझ में आ गई। अब रामचंद्रिका के संवाद देखो, रामचंद्रिका के संवाद किस प्रकार से हैं। तो समग्र रूप से अगर सारे रूप से रामचंद्रिका महाकाव्य को देखा जाए तो 10 प्रकार के संवाद ज़्यादा मिलते हैं। ये 10 प्रकार के संवाद समग्र रूप से, सारे रूप से, समग्र रूप से 10 प्रकार के संवाद इसमें समाहित है। ठीक है, 10 प्रकार के संवादों में इसमें संवाद सन्निहित है। तो इन संवादों में मुख्य प्रसंग देखिए दशरथ विश्वामित्र संवाद, दशरथ विश्वामित्र संवाद। और ये जो संवाद है वो इनका दूसरा जो प्रकाश है, ये अपने रामचंद्रिका महाकाव्य को प्रकाशों में, अध्यायों में बांटा है। तो दूसरे प्रकाश में आता है सुमति विमति का संवाद प्रकाश 3 में। सुमति विमति का संवाद, ये पात्र हैं रामचंद्रिका महाकाव्य के। तो ये प्रकाश 3 में आता है। ऐसे ये प्रकाश 2 में आता है। कौन? दशरथ विश्वामित्र संवाद प्रकाश 2 में है, सुमति विमति का संवाद प्रकाश 3 में है। और रावण बाणासुर संवाद प्रकाश 4 में है। रावण बाणासुर
संवाद, ये पद रचना है, काव्य रचना है और इसमें संवाद श्रेणी चलती है। तो इसे ये प्रकाश 4 में पढ़ते हैं। प्रकाश 4 का मतलब अध्याय चौथा। तो इसमें प्रकाशों में बांटा है रामचंद्र का महाकाव्य को। तो ये रावण बाणासुर संवाद है, विश्वामित्र जनक संवाद है, विश्वामित्र और जनक संवाद, ये जो भाग है ये इनका प्रकाश 5 में है। प्रकाश 5 का मतलब 5वां अध्याय। और इसके साथ प्यारे विद्यार्थियों परशुराम वामदेव संवाद भी है प्रकाश 6 में। परशुराम वामदेव संवाद ये प्रकाश 6 में है। ये संवाद है सब ये। और परशुराम राम लक्ष्मण संवाद प्रकाश 7 में है। परशुराम राम लक्ष्मण संवाद, जब धनुष भंग हो जाता है तब परशुराम क्रोधित हो जाते हैं, उस समय राम लक्ष्मण से वो संवाद करते हैं। ये प्रकाश 7 में है प्यारे विद्यार्थियों, प्रकाश 7 में है ये परशुराम राम लक्ष्मण संवाद। इसके साथ साथ और हम संवाद की बात करें, केकई भरत संवाद है वो प्रकाश 10 में है। केकई भरत संवाद ये प्रकाश 10 में है, 10वां अध्याय उसमें है केकई भरत संवाद। केकई मैंने अशुद्ध लिख दिया है, केकई, ठीक है, ये होगा 2 मात्रा होगी। इसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों शूर्पणखा राम संवाद प्रकाश 11 में है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, शूर्पणखा राम संवाद ये प्रकाश 11 में है। कुछ एक आप परीक्षा में लिख देना, सारे नहीं हो तो। सीता रावण संवाद प्रकाश 13 में है। सीता और रावण का संवाद होता है, बातचीत, संवाद में ना बात, वार्तालाप, ये प्रकाश 13 में है। और इसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये हनुमान रावण संवाद ये प्रकाश 14 में है। हनुमान रावण संवाद, जब हनुमान जी वहाँ जाते हैं लंका में तो वहाँ रावण से दरबार में संवाद होता है। ये प्रकाश 15 में है क्या? ये प्रकाश 14 में है। इसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों रावण अंगद संवाद है 16 में। लव कुश संवाद विभीषण संवाद प्रकाश 17 में है। ठीक है, रावण अंगद संवाद भी है, जब वो दूत बन के जाते हैं रावण अंगद जी उनके पैर है वो सभा में रोप लेते हैं, रख देते हैं, तो उनका संवाद होते हैं। रावण अंगद का संवाद प्रकाश 17 में है क्या? प्रकाश 16 में है। इस प्रकार से ऐसे लव कुश संवाद भी है जो कि लव कुश संवाद है। विभीषण सुग्रीव संवाद है जो कि 17 नंबर प्रकाश में है, प्रकाश 17 में। तो इस प्रकार से रामचंद्र का में संवाद योजना है। समग्र रूप से संवाद को देखा जाए तो लगभग मुख्यतः 10 संवादों में हम उनको विभक्त कर सकते हैं, या मुख्यतः 10 संवाद ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। उनमें हमने पढ़ा दशरथ विश्वामित्र संवाद जो कि प्रकाश 2 में है। इसके साथ सुमति विमति का संवाद प्रकाश 3 में है। रावण बाणासुर संवाद है वो प्रकाश 4 में है। विश्वामित्र जनक का संवाद है वो प्रकाश 5 में है। परशुराम रामदेव संवाद प्रकाश 6 में है। परशुराम राम लक्ष्मण संवाद प्रकाश 7 में है। उसी प्रकार से केकई भरत संवाद है वो प्रकाश 10 में है। और भरत केकई भरत संवाद प्रकाश 10 में है। और इसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये सीता रावण संवाद है 13 में है। शूर्पणखा राम संवाद प्रकाश 11 में है और सीता रावण संवाद प्रकाश 13 में है। हनुमान रावण संवाद प्रकाश 14 में है। रावण अंगद संवाद प्रकाश 16 में है। इसी प्रकार से ये हनुमान
लव कुश संवाद है, विवेक्षण सुग्रीव संवाद है, प्रकाश 17 में है। इस प्रकार से हम इन संवादों को निम्नलिखित वर्गों में बांट सकते हैं। तो इन संवादों को हमने वर्गों में बांट दिया है, ये वर्गों में बांट दिया है। ये संवाद है, ये मुख्यतः इन संवादों को हमने वर्गों में बांट दिया है। तो वर्ग हम देख लेते हैं। गत्यात्मक संवाद जो गति प्रदान करते हैं, चरित्रोद्घाटक संवाद जो चरित्र का उद्घाटन करते हैं, पूर्व घटना सूचक संवाद, प्रश्नोत्तर मूलक संवाद, 5वां है व्यंग्यात्मक संवाद, 6ठा है भावानुकूल संवाद, 7वां कूटनीतिज्ञ संवाद, 8वां परिचयात्मक संवाद, 9वां नाटकीय संवाद और 10वां आध्यात्मिक संवाद। तो इस प्रकार से 10 संवादों के वर्गों में हम बांट सकते हैं। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, अभी तक हम केवल यहाँ तक ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन संवादों को रामचंद्रिका महाकाव्य के जो संवाद है उनको वर्गों में बांटा है, 10 वर्गों में। गत्यात्मक, चरित्रोद्घाटन, पूर्व घटना सूचक, प्रश्नोत्तर मूलक, व्यंग्यात्मक, भावानुकूल, कूटनीतिज्ञ, परिचयात्मक, नाटकीय और आध्यात्मिक। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अलग अलग वर्गों को हम लेंगे, उदाहरणों को भी लेना पड़ेगा, इसमें उदाहरण जरूरी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे इसी प्रश्न के आगे के भाग को, यानी इन वर्गों को लेकर के। तब तक के लिए आप इस प्रश्न को ठीक प्रकार से पढ़ें, समझें और इसको नोट्स बनाकर याद भी करें। भूमिका, रामचंद्रिका संवाद योजना, उसमें अलग अलग संवाद हमने पढ़े हैं और कौन कौन से प्रकाश में कौन कौन से संवाद है। कुछ एक प्रकाश तो कम से कम ध्यान में होने चाहिए, उसके साथ ही इनके वर्ग को भी ध्यान करना है आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद विद्यार्थियों।